हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो और भी ज्यादा शानदार होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जो भी न्यूमेरिकल लेकर आए हैं सारे के सारे आपके बोर्ड एग्जाम के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट हैं। सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक हैं भैया, इसलिए बिल्कुल मिस नहीं करना है आज के इस क्लास को। चलिए देख लेते हैं वैद्युत धारा चैप्टर के पार्ट 2 न्यूमेरिकल को। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी देख रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वहां से भी देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है, या फिर भाई प्लेलिस्ट में भी हम वीडियो ऐड कर देंगे। और अब आपको लग जाना पढ़ाई में लग जाना है भैया। हमेशा से बोलते हैं है ना कि अब ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि मौसम भी ठीक ठाक हो गया है और अब आपके पास अगर देखेंगे तो धीरे धीरे समय अपनी गति से बढ़ रहा है, इसलिए अपने को टाइम खराब नहीं करना है। और जो गांव में कुछ लोग होते हैं ना कि आपको डिमोटिवेट करेंगे, अरे यार पढ़ लिख कर क्या कर लोगे, मेरे साथ चलो दिल्ली मुंबई कमाओ, अच्छा कमाता है, फलाने का लड़का 10,000 कमाता है, 20,000 कमाता है। बोलेंगे कि यार उनका फलाने का लड़का टॉपर था, क्या कर लिया, आज खेती कर रहा है। तो उनकी बातों में मत आना भैया। हम हमेशा से बोलते हैं कि भाई पढ़ाई का मतलब ये नहीं बच्चों कि आप पढ़ लिख करके सरकारी नौकरी करो। हमेशा से बोलते हैं भाई आपको कामयाब नहीं बल्कि काबिल बनना है, और जिस दिन आप काबिल बन जाओगे ना तो दुनिया आपके कदम चूमेगी। तो ये मत सोचिएगा कि पढ़ लिख करके क्या कर लोगे, क्या सरकारी नौकरी ही लग जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं उनके लिए सिर्फ एक ही बात कहना चाहेंगे कि चलता रहूंगा रास्ते पर, एक दिन चलने में माहिर तो बन जाऊंगा, मंजिल भले ही ना मिले मुझे, एक दिन अच्छा मुसाफिर तो बन जाऊंगा। तो भाई अगर आप चल रहे हैं, घर से निकल दिए, तो भले ना मिले मंजिल भैया, लेकिन एक दिन अच्छे मुसाफिर आप जरूर बन जाओगे। इस बात का ध्यान देना। आई होप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो पढ़ाई का बहुत मोल है, कभी मत सोचिएगा कि भाई हाँ ये पढ़ लिख कर कुछ नहीं कर सकते। दुनिया के किसी भी कोने में रहोगे आप राजा रहोगे, इतना याद रखना, ठीक। कभी भूखे नहीं मरोगे, क्योंकि कहते हैं ना कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द वर्ल्ड। भाई ये जो शिक्षा है ना, एजुकेशन है ना, दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार है। इसके सामने सारे हथियार फुसकी बम है, याद रखना। चलिए देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, कह रहा है कि 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली एक बैटरी का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो 3 ओम है, और इसे किसी संयोजक के साथ संयोजित कर दिया गया, मतलब जोड़ दिया गया है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर है, देन कह रहा है कि प्रतिरोधक का प्रतिरोध, यानी जो जिसके साथ जोड़ा गया है उसका प्रतिरोध और टर्मिनल वोल्टता, ये 2 चीज आपको निकालना है। तो अगर आपको पता हो विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध और टर्मिनल विभवांतर, हमने इनमें संबंध बताया है। इसमें संबंध बताया बच्चों, इसका डेरिवेशन भी करवाया है। तो चलिए सबसे पहले 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल, तो भाई यहां पे वैल्यू अपने को मिल गया 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल, ई का मान मिल गया। ई का मान कितना है भैया, तो कह रहा है 10 वोल्ट है। क्या है बच्चों, 10 वोल्ट। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि बैटरी का जो आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध का मतलब क्या होता है भाई, हमने बताया इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, स्मॉल आर, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, बाह्य प्रतिरोध होता है कैपिटल आर, ठीक। तो ये कितना है, 3 ओम है, 3 ओम है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है कि इसे किसी संयोजक के साथ संयोजित किया गया है। फिर आगे बोल रहा है यदि परिपथ में जो धारा का मान है बच्चों, वो धारा का मान दे दिया है भाई आई, आई का मान कितना है, तो 0.5 एम्पियर है, ठीक। आई का मान कितना, 0.5 एम्पियर है। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है प्रतिरोधक का प्रतिरोध और टर्मिनल वोल्टता आपको निकालना है भाई। तो यहां पर सबसे पहले एक फार्मूला होता है, क्या निकालना है, तो भाई एक तो आर का मान निकालना है, दूसरा टर्मिनल वोल्टता निकालना है। तो आंतरिक प्रतिरोध के लिए भाई जो फार्मूला होता है क्या होता है, आई बराबर ई अपान आर प्लस आर, ठीक। यही तो होता है भाई, इससे हम धारा निकालते हैं। बट यहां पे ध्यान देना, अपने को आई का मान पता है, ई का मान पता है, स्मॉल आर का मान पता है, तो कैपिटल आर
आराम से इस पर निकाल सकते हैं। क्लियर? तो यहां पे हम क्या करेंगे भैया, देखिए आई का मान कितना है 0.5 है, बराबर ई का मान कितना 10 वोल्ट है, अपान आर का मान तो निकालना है भाई, स्मॉल आर का मान कितना है 3 है। क्लियर हो गया बच्चों? अब देखिए इसको क्या करते हैं, इसको अगर लाना चाहेंगे इधर या फिर इसका क्रॉस गुणा करा देते हैं। गुणा कराएंगे तो 0.5 आर हो जाएगा, प्लस ये 3 पंजे कितना 15 यानी 1.5 हो गया, बराबर कितना भाई, तो इधर 10 है, इधर क्या है बच्चों 10 है। तो ये कितना हो जाएगा, हम लिख सकते हैं 0.5 आर, 0.5 आर बराबर, ये उधर घटाएंगे तो ये 10 में से 1.5 ये घट जाएगा, तो 0.5 आर बराबर कितना, ये 8.5। अगर दशमलव आपको गायब करना है तो इसको हम 85 लिख सकते हैं और ये नीचे आएगा 5 हो जाएगा। मतलब ये ऐसे लिखा है, तो अगर देखेंगे तो भाई वही चीज समान अंक पे दशमलव है तो हट जाएगा। तो यूं कह सकते हैं कि इसको अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 85 बटे कितना 5, तो भाई ये कट गया, कितना आया भैया 17, तो आ गया ये 17 ओम। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोले तो बाह्य प्रतिरोध का मान आ गया 17 ओम। अब क्या कह रहा है, टर्मिनल वोल्टता। अब भाई पूछ रहा है टर्मिनल वोल्टता, क्या कह रहा है बच्चों, टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल वोल्टता पूछ रहा है भैया। तो टर्मिनल वोल्टता के लिए फार्मूला क्या होता है, V बराबर E माइनस आई आर, V बराबर E माइनस आई आर, यही होता है फार्मूला आपका, ठीक है, V बराबर E माइनस आई आर। तो यहां से ध्यान से समझिएगा भाई, V बराबर कितना, E का मान कितना निकाला 10, माइनस I का मान 0.5, स्मॉल r का मान कितना है भाई 3 है, ठीक। तो V बराबर कितना 10 माइनस ये 5 3 15 1.5, तो V बराबर कितना आया भाई, 10 में से 1.5 घटाएंगे 8.5 यानी 8.5 वोल्ट। टर्मिनल वोल्टता कितना आ गया बच्चों, तो 8.5 वोल्ट आ गया, है ना आसान भाई, इसमें कुछ दिक्कत हुआ नहीं हुआ ना, तो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं भाई। ये सब फालतू की बातें हैं ना कि न्यूमेरिकल बहुत टफ होता है, समझ में नहीं आता, आप स्टार्ट तो करो भैया, ऐसे ही ऊपर ऊपर देखोगे तो कैसे लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो ना भाई। आपको कहते हैं ना कि सामने अगर खाना हो तो देखने से तो पेट भरेगा नहीं, है ना, कि चलिए देख ले रहे हैं पेट भर जाएगा, नहीं भरेगा भैया, जब तक खाएंगे नहीं तो खाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा भाई इसको, तभी जाकर आपके निवाला मुंह में जाएगा। तो ये काम करना है, पहले ढंग से पढ़ लीजिए, जो वैल्यू दिया है उनको देखिए। इसीलिए तो होता है ना कि हम डेरिवेशन करवाते हैं, हर एक टॉपिक करवाते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल बाद में, ताकि आपको फार्मूला भी पता चल जाए। अब देखिए यहां से इतने मान दिए थे, हमको मालूम था कि भैया ये फार्मूला लगेगा, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए और आपको भी यही चीज करना होगा, और इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, जितना प्रैक्टिस उतनी चीजें आसान होंगी। क्लियर भैया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन, अच्छा स्क्रीनशॉट कर लीजिए अगर ना किया हो, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना भाई, हम फिर से बोल दे रहे हैं सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक सेल का 0.5 एम्पियर धारा लेने पर विभवांतर जो है 1.8 वोल्ट तथा 1 एम्पियर धारा लेने पर विभवांतर जो है वो 1.6 वोल्ट हो जाता है। तो कह रहा है कि आंतरिक प्रतिरोध तथा विद्युत वाहक बल, ये चीज आपको निकालना है। क्लियर? चलिए भैया सबसे पहले हम मान रख लेते हैं। कह रहा है कि एक सेल का इतना धारा लेने पर विभवांतर इतना हो जाता है, फिर जब इतना धारा लेंगे विभवांतर, यूं कह सकते हैं कि धारा भी दो दिया है, विभव भी दो दिया है, तो ऐसे इसको कह सकते हैं। I1 का मान दिया है, फिर V1 का मान दिया है, I2 का मान दिया है बच्चों, फिर V2 का मान दिया है ना, दो दिया है, खुद आप देख रहे हैं भाई। I1 धारा कितना 0.5 एम्पियर था पहले, फिर कह रहा है कि जब इतना धारा लिया विभवांतर V1 जो है वो 1.8 वोल्ट हो गया। फिर आगे कह रहा है कि जब हमने धारा 0 कितना लिया, सॉरी 0 नहीं बल्कि 1 एम्पियर लिया, जब धारा 1 एम्पियर ले लिया तब फिर कह रहा है कि जो विभवांतर है
वो अब की बार बदलकर 1.6 वोल्ट हो जाता है। मतलब ये चीज दे दिया है इतना, ये इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। अब आगे कह रहा है कि आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल आर का मान पूछ रहा है, विद्युत वाहक बल यानी ई का मान पूछ रहा है। अब जरा गौर से देखिएगा, यहां पर V1 V2 I1 I2 दो वैल्यू आपको दिख रहे हैं, दो वैल्यू। तो जो फार्मूला अभी बताया टर्मिनल वोल्टता का, टर्मिनल वोल्टता का फार्मूला क्या बताया था भाई? अभी टर्मिनल वोल्टता का, टर्मिनल वोल्टता का फार्मूला भी क्या बताए थे बच्चों? तो इसके लिए यही तो बताया गया था भाई, V बराबर E माइनस I इंटू आर, यही तो ना, यही तो था भैया, टर्मिनल वोल्टता का यही फार्मूला था। अब इस पे करेंगे क्या? तो हम इसको यहां पर V1 मान लेंगे, ठीक है, यहां पर हम V1 मान लेंगे बराबर E माइनस I1 इंटू आर मान लेंगे इस तरह से। तो यहां पर दो इक्वेशन बनेंगे। तो V1 का मान कितना? 1.8 बराबर E तो नहीं दिया है भाई, E रहने देते हैं, माइनस I1 का मान कितना? 0.5 आर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 हो गया। इसी तरह से बच्चों, इसी तरह से ध्यान से देखना, इसी तरह से हम करेंगे क्या? V2 बराबर E माइनस I2 इंटू आर, ऐसे करेंगे भाई। इसमें जैसे ये वाला है, इसी तरह से हम इस पे भी करेंगे। तो इस पे भी हम मान रख देंगे। V2 का मान कितना है बच्चों? 1.6 है बराबर ये E हो गया, माइनस ये I2 का मान कितना है? तो I2 का मान 1 है, तो 1 रखेंगे, कोई मतलब नहीं, तो यहाँ 1 गुणे R कर सकते हैं ऐसे, या फिर 1.6 बराबर E माइनस कितना हो जाएगा? R हो जाएगा। देखिए अब ऐसे में काम चलने वाला है नहीं भाई, ऐसे कुछ होगा नहीं। इसमें कुछ क्या करना होगा? इसको मान लेते हैं समीकरण 2, इसको समीकरण 2 दे देते हैं। अब समीकरण 1 व 2 को हल कर देंगे। समीकरण 1 व 2 को हल कर देते हैं। चलिए तो यहां पर लिख देंगे भाई, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर लिखेंगे बच्चों कि समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करना है भाई। समीकरण 1 क्या है बच्चों? समीकरण 1 देखते हैं, एक मिनट। समीकरण 1 ये है, 1.8 बराबर कितना हुआ? ये E है और माइनस का 0.5 R है। और समीकरण 2 क्या है? तो ये 1.6 है बराबर ये क्या है? E माइनस का यहाँ पे R है। अब इसको क्या करते हैं भाई? हमको इसको अगर हल करना है तो यहाँ पर हम एक घटा देते हैं। तो घटाएंगे तो हर जगह ये जो चिन्ह है ये माइनस रहेगा, तो ये आएगा क्या? इसको जब हल करेंगे भाई 1.8 में से 1.6 घटाएंगे तो केवल 0.2 बच जाएगा बराबर। अब देखिएगा ये आपका प्लस में है, ये भी प्लस में है, लेकिन ये जब प्लस माइनस करेंगे तो ये पूरा का पूरा भाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला पूरा कट गया। अब यहां पर देखिएगा इसके लिए सीन क्या होगा? ये तो माइनस का 0.5 R था और ये माइनस माइनस प्लस का आपका ये R हो गया, ठीक है। तो यूं कह सकते हैं 0.2 बराबर, अब ये समझिए 1 R है और इधर 0.5 R है, मतलब आधा R, इधर 1 R इधर आधा R, तो हम R में से 0.5 R घटाएंगे तो बचेगा क्या भाई? 0.5 R ही तो बचेगा, यही बचेगा ना भैया। तो उसके लिए फिर देखिए अब ये क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R बराबर 0.2 अपान 0.5 ऐसे लिख सकते हैं ना भी, क्योंकि ये बटे में आ जाएगा। या फिर कह सकते हैं R बराबर कितना, इसको काट देते हैं डायरेक्टली यहीं पर, ये 5 चौके 20 0.4 आ जाएगा। तो R बराबर कितना आया? 0.4 ओम, ठीक, 5 चौके 20, क्योंकि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या 2/5 लिख सकते थे, बट इसको काट कर लिखेंगे ज्यादा बेटर होगा। ये आ गया आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब आंतरिक प्रतिरोध। तो भैया आपका एक आंसर तो आ गया है ना, सिंपल तरीके से आ गया भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अब दूसरा कह रहा है कि विद्युत वाहक बल निकालना है।
आंतरिक प्रतिरोध तो आ गया, ठीक। अब विद्युत वाहक बल यानी ई का मान, तो ये जो आर का मान है आप चाहे इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए चाहे इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए, दोनों में किसी एक में रख देंगे तो ई का मान पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे भैया आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करेंगे, रख देंगे, ठीक है। 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 क्या है भाई, समीकरण 1 देख सकते हैं ये वाला है, कहां गया ये वाला। तो 1.8 बराबर ये क्या है, E माइनस 0.5 आर है, एक बार ऐसे लिख देते हैं। तो 1.8 बराबर E माइनस 0.5 और इसका मान कितना है भाई, आर का मान 0.4 है, 0.4। तो 1.8 बराबर ये E माइनस 5 चौके 20 होगा जरूर, लेकिन एक अंक के बाद दशम, मतलब यहां से देखिए, सॉरी एक अंक नहीं बल्कि यहां पर देखिए 5 चौके 20 होगा बच्चों, ये 20 होगा लेकिन पीछे से 2 अंक के बाद, तो ये 0. कितना हो जाएगा, 0.20 इतना होगा, 0.20, ठीक, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव होगा। या फिर कह सकते हैं ई बराबर करेंगे तो ये चीज इधर आएगा प्लस में, 1.8 प्लस इसको 0.2 लिख सकते हैं, 0 से कोई मतलब है नहीं। तो ई बराबर कितना आया, 1.8 में 0.2 जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट कितना आ गया, विद्युत वाहक बल आ गया। तो है ना आसान, कुछ इसमें दिक्कत हुई नहीं हुई ना बच्चों। तो बड़े ही सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, हमको अपने कॉन्सेप्ट से मतलब है। ये क्वेश्चन भैया याद रखना आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए हम बार बार बोल, क्योंकि फिजिक्स में सबसे ज्यादा 3 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। तो यूं कह सकते हैं कि 70 में से तो 30 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो 3 नंबर वाले होते हैं। तो इस टाइप के जो न्यूमेरिकल होते हैं वही 3 नंबर में, 10 क्वेश्चन में 4 से 5 तो आपका न्यूमेरिकल रहेगा, 4 से 5 उसमें थ्योरी भी हो सकता है, डेरिवेशन भी हो सकता है, कुछ भी याद रखना। तो न्यूमेरिकल का बहुत ज्यादा रोल होता है फिजिक्स में, ठीक। चलिए समझ में आया भाई, बहुत ही सिंपल था। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये क्वेश्चन और भी ज्यादा लाजवाब है, ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये सब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट वाले हैं। देखिए क्या कह रहा है कि एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों तथा द्रव्यमानों का जो अनुपात है वो क्रमशः 3:2:1 तथा 1:2:3 है। इन तारों के प्रतिरोधों का जो अनुपात है वो निकालना है। तो ये वाला तो अच्छे से समझ लेना भाई। इसमें देखिए कह रहा है एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों तथा द्रव्यमानों का अनुपात दिया है, मतलब लंबाई का अनुपात दे दिया है और द्रव्यमान का। तो सबसे पहले लंबाइयों का अनुपात दिया है, तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, ये L1 रेशियो L2 रेशियो L3, मतलब लंबाइयों का अनुपात दिया है। तो ये जो रेशियो है कितना है देख सकते हैं, लंबाई वाला अनुपात सबसे पहले है तो 3:2:1 है। आगे कह रहा है कि इनके द्रव्यमानों का, तो द्रव्यमान का मतलब भाई यहाँ M1/M2 अनुपात M3, तो इनका भी रेशियो दे दिया है। कितना दिया बच्चों, तो 1:2:3 दे दिया है। तो इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात, रेजिस्टेंस का R1:R2:R3 ये निकालना है, ठीक है, ये आपको निकालना है। तो इस तरह मतलब इसको आप बहुत ही सिंपल तरीके से, इसके लिए एक रामबाण तरीका बताते हैं, वैसे लगाएंगे बच्चों तो ये बहुत लेंदी जाता है, लेकिन आपके लिए हम एक रामबाण तरीका बता रहे हैं। जब भी लंबाई और द्रव्यमान का प्रतिरोध दिया रहे, मतलब लंबाई और द्रव्यमान का रेशियो दिया रहे और रेजिस्टेंस का पूछ ले, तो ऐसे में जो आपका प्रतिरोधों का अनुपात होगा, प्रतिरोधों का अनुपात निकालना रहे, तो ऐसे केसेस में एक फार्मूला याद रखना,
भाई एक फार्मूला याद रख लेना बच्चों, R1 रेशियो R2 रेशियो R3 बराबर होता है बच्चों L1 का स्क्वायर अपान M1, L2 का स्क्वायर अपान M2, फिर रेशियो L3 का स्क्वायर अपान M3। ये फार्मूला याद रखना, ठीक है। यानी इस तरह से अगर आपका दिया रहे बढ़ता चला जाएगा तो R1 R2 R3 निकालना हो इस तरह से, तो ये फार्मूला एकदम सटीक है। इसी फार्मूले की मदद से आप इसको चुटकियों में मसल सकते हो। क्लियर बच्चों? चलिए निकालते हैं भैया, कैसे निकालेंगे। तो ये हो जाएगा R1 रेशियो R2 रेशियो R3 बराबर, वैल्यू रखते हैं L1 का स्क्वायर, तो L1 क्या है 3 का स्क्वायर बटे M1 क्या है 1 है, बराबर, एक मिनट, ये क्या है 3 का स्क्वायर अपान 1 बराबर L2 क्या है 2 का स्क्वायर बटे कितना है 2, और यहाँ पे अनुपात L3 यानी 1 का स्क्वायर, नीचे M3 यानी 3 है। ये चीज क्लियर, ये हो जाएगा। तो ये कितना आएगा भाई, इसको हम सॉल्व करेंगे सब, तो ये हो जाएगा 9 बटे 1 अनुपात, ये 2 दूना 4 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 1 कम 1 बटे 3, तो ये तो कट गया। ये तो कितना आया भाई 2 दूना 4 हो गया, 2 दूना 4 हो गया। इधर देखेंगे, इधर जब देखेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, इस आ गया अनुपात आपका 9 रेशियो, यहाँ पे ये 2 फिर रेशियो 1/3। अब जब भी अनुपात में बटे के रूप में आ जाता है तो उसको हटाना होता है। हटाएंगे कैसे, अगर हम 3 का गुणा प्रत्येक में कर देंगे तो ये कट जाएगा। तो यूं कह सकते हैं, इसको थोड़ा दूर दूर रख लेंगे भैया, इसको थोड़ा हम दूर रखेंगे, वो इसलिए ताकि आपको मतलब जो हमने बताया ना कि इसमें गुणा करने वाली चीजें रहें वो, तो ये रेशियो है। अब इसमें हमने बताया रेशियो हटाना है, तो उसके लिए देखिए 3 का गुणा करेंगे, इसमें भी 3, यानी जितने से गुणा करते हैं सब में करते हैं भाई, याद रखना। तो ये 3 से तो ये 3 कट गया। क्लियर? अब यानी ये क्या है, बटे के रूप में जो था वो हट गया। अब क्या आ गया, ये 9 तिया 27 हो गया बच्चों, ये अनुपात 3 दूना 6 हो गया, और ये 1 1 कम 1। यूं कह सकते हैं कि जो R1 रेशियो R2 रेशियो R3 आया वो कितना आया 27 अनुपात 6 अनुपात 1। ठीक है, 27 अनुपात 6 अनुपात 1, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से प्रतिरोधों का अनुपात बड़े ही सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हो, तो कुछ भी कठिन नहीं है। ठीक है भाई, कहते हैं ना कि अगर आपने मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है, तो वो चीज करना पड़ेगा भैया, वो चीज फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है ना? चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों। चलिए अब आते हैं एक और दमदार क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन तो भाई काफी मजेदार है, ये स्टार बना लेना बच्चों। ये तो क्वेश्चन काफी लाजवाब है और एक प्रकार से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि केमिस्ट्री में अगर आप याद करो वैद्युत रसायन वाले चैप्टर में विशिष्ट चालकता, ठीक, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, तो वहां पर सब बताया गया है। चालकता क्या है, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध क्या है, तो वही चीज यहाँ पर फॉलो होना है। पहले वैल्यू देख लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या है कि 200 वोल्ट तथा 0.2 एम्पियर धारा वाले बल्ब के तंतु की जो लंबाई है बच्चों वो 20 सेमी है। आगे कह रहा है कि जो तंतु के पदार्थ का जो विशिष्ट प्रतिरोध है यानी रो का मान जो दिया है वो दिया है 5 × 10⁻⁷ ओम मीटर है। तो तार के व्यास की गणना करना है आपको। ठीक, हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन अगर देखें तो पिछले 1-2 साल में नहीं आया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ नहीं आएगा, यही तो होता है ना कि भाई बोर्ड यही चालाकी करता है। कोई क्वेश्चन 1-2 साल देगा ही नहीं, फिर उठा के दे दिया, पता चले बच्चे बोलते हैं अरे यार ये आया नहीं था, इसको छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ेंगे। तो ये गलती आपको नहीं करना है। जितने फार्मूले हैं बच्चों चैप्टर में सब पे देखना है ना भैया। 200 वोल्ट है तो विभवांतर दे दिया,
200 वोल्ट है तो ये 200 वोल्ट विभवांतर दे दिया। क्लियर। आगे चलते हैं, कह रहा है कि 0.2 एम्पियर की धारा है तो आई का मान भी दे दिया। कितना बच्चों? 0.2 एम्पियर। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, तंतु के तार की जो लंबाई है एल का मान दे दिया भाई। लंबाई है कितना है? तो वो है 20 सेंटीमीटर। देखिए सेमी में आया है, हमेशा से एक बात बोलते हैं, चाहे मिलीमीटर में हो सेंटीमीटर हो, उसको अपन पहले मीटर में बदलेंगे क्योंकि एमकेएस पद्धति में कन्वर्ट करेंगे तभी न्यूमेरिकल लगता है। तो ये 20 सेमी है तो बच्चों इसको 20 गुणे 10 के घात -2 मीटर में बदल लेंगे क्योंकि 1 सेंटीमीटर के बराबर 10 के घात -2 मीटर में होता है। अगर 1 मिलीमीटर है तो 10 के घात -3 मीटर में बदलते हैं बच्चों, याद रखना इस तरह से, ठीक है। तो ये आ गया एल का मान। आगे क्वेश्चन में कह रहा है विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो का मान दे दिया है बच्चों। विशिष्ट प्रतिरोध रो का मान भी दे दिया है तो रो का मान कितना हो जाएगा? तो ये है 5 गुणे 10 के घात -7 ओम मीटर। ये देखिए मीटर में है, ओम सेमी में होता तो इसमें भी 10 के घात -2 से हम गुणा कर देते। क्लियर। आगे कह रहा है कि तार के व्यास की गणना करना है तो डायमीटर निकालना है यानी डी का मान आपको निकालना है, व्यास। अब देखिए एक फार्मूला होता है भाई, एक फार्मूला होता है, क्या होता है? रो बराबर यानी विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर RA/L होता है, ठीक। मालूम है ना, पता है बच्चों, रो बराबर RA/L। तो भाई कुछ नया नहीं है, हाई स्कूल में भी ये चीज है, रो बराबर RA/L यहां से हो जाएगा। बट एक चीज का ध्यान देना भाई, हमको यहां पर A का मान भी नहीं पता, L का मान पता है, R का मान भी नहीं पता। तो चूंकि याद रखना R का निकालना है तो बच्चों R बराबर V/I भी तो होता है ना भैया, R बराबर V/I होता है। तो यहां से हम पहले R का मान निकालेंगे। R बराबर V का मान कितना है? 200, I का मान 0.2, ऊपर नीचे 10 का गुणा कर देंगे तो दशमलव गायब। तो R बराबर कितना आ जाएगा? ऊपर तो 2000 हो गया और नीचे बच्चों मतलब कितना आ गया? ये आ गया 2, तो कट गया। यूं कह सकते हैं कि जो R का मान आया वो 1000 ओम आ गया। क्लियर। ये आ गया कितना? 1000 ओम, ठीक है। तो ये चीज 1 मिनट इसको इधर कर लेते हैं, ठीक। चलिए अब बढ़िया है, ठीक है ये चीज। अब देखिए हमने तो यहां पर R का मान निकाल लिया। अब इस वाले फार्मूले का प्रयोग होगा बच्चों। इस वाले फार्मूले में रो बराबर, अब R और A का मान कितना होगा? तार कैसा होता है? तो बेलन का शेप होता है ना, जैसे ये मार्कर है, ठीक, जैसे ये पेन है बच्चों, तो इसका गोलाकार यानी एक सिलेंडर के रूप, मतलब यूं कह सकते हैं एक बेलन के रूप, इसी तरह तो होता है भाई तार। अब इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो A का मान कितना हो जाएगा? πr²। A का मान πr² हो जाएगा, इसका जो क्षेत्रफल एरिया होगा। क्लियर। और नीचे क्या था बच्चों? L था, तो नीचे L लिख लिया, यहां इतना हो गया, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए व्यास। व्यास के लिए पहले त्रिज्या निकालना होगा, व्यास के लिए पहले त्रिज्या, क्योंकि बच्चों हमको मालूम है ना कि भाई जो ये त्रिज्या होता है, त्रिज्या का दुगना ही तो व्यास होता है, ठीक है। त्रिज्या का दुगना ही तो व्यास होता है भैया, इसलिए हमको पहले R का मान निकालना होगा। तो यहां से जब पक्षांतर करेंगे, अगर हम R² बराबर करेंगे तो ध्यान से समझिएगा, ये क्या हो जाएगा? रो इंटू L ऊपर हो जाएगा और ये सब के सब नीचे आ जाएंगे, ठीक है। ये सब के सब कितने, यानी R इंटू कितना, ये आपका जो पाई है ये चीज, ठीक है, ये इतना हो जाएगा। अब आराम से आप मान रख सकते हो। तो R² बराबर कितना हो जाएगा? अब रो का मान कितना है? 5 गुणे 10 के घात -7 है ना बच्चों। 5 गुणे 10 के घात -7 गुणे L का मान कितना है? तो ये है 20 गुणे 10 के घात -2 मीटर अपान नीचे क्या है? R। कैपिटल R जो है इसका मान तो निकाल लिया यहां पर 1000, तो ये हमने 1000 यहां पर निकाल लिया, गुणे में
पाई का मान 22/7 होता है या 3.14, तो ये 22/7 हम ऐसे रख देंगे। अब देखिए भाई, हमको मान लेते हैं काटना है इसको, तो ये ऊपर ले जाएंगे पहले। देखिए ये तो हो जाएगा 20 पंजे 100, तो आर स्क्वायर बराबर, ये तो 100 हो गया। अब जब 7 ऊपर जाएगा तो बच्चों 700 हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं भाई? क्योंकि ऊपर 20 पंजे 100 हो गया और ये बटे का बटे है, तो 7 ऊपर भेज दिया 700। क्लियर? और गुणे 10 के घात, ये 7 2 9, 10 के घात -9, और नीचे क्या आया है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, 22 गुणे 10 के घात, ये 3 लिख सकते हैं। 1000 को हम 10 के घात 3 लिख सकते हैं, आराम से लिख लेंगे भाई, कोई दिक्कत ना। तो यहां पर इतना काम हो गया भाई। अब थोड़ा काम और बचा है भैया, तो आर स्क्वायर बराबर, यहीं पर काट देते हैं, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे भाई। कितनी बार में जाएगा? देखिए इसको अगर हम काटते हैं तो सबसे पहले 22 दूना 44, 22 तिहाई 66, हाँ 3 बार में जाएगा भैया, क्योंकि ये 70 मान के चलेंगे तो 22 तिहाई 66, कितना बच गया हासिल? तो यहाँ पर 4, 40 हो गया। तो 22 दूना 44 ज्यादा हो जाएगा, 1 बार में जाएगा। ठीक, अब दशमलव बढ़ाना होगा, फिर कितना जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 5 बार में नहीं जाएगा, 6 बार, 7, हाँ 7 या 8 बार में जाएगा, मान लेते हैं 8 बार में। ठीक है, तो ये आर स्क्वायर के बराबर क्या आ गया? तो आर स्क्वायर बराबर ये आ गया बच्चों 31.8 गुणे 10 के घात, देखिए यहां पर माइनस का 9 है, और ये ऊपर जब जाएगा भैया तो ये 10 के घात जो 3 है ऊपर जाएगा, 10 के घात जो -3 हो जाएगा। ठीक है, होगा ना, क्योंकि 10 के घात +3 है, इसको ऊपर भेज दिए, 10 के घात -3 हो गया। तो आर स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 31.8 गुणे 10 के घात -12, या फिर कह सकते हैं आर बराबर जब करेंगे बच्चों ये करनी में हो जाएगा 31.8 गुणे 10 के घात -12। अब देखिए 31.8 का ये वर्गमूल कितने का है? तो देखिए ये 5 पंजे 25, ठीक, 36 ज्यादा हो जाएगा, यानी ये 5 बार में जाएगा। ठीक है, मतलब आप ऐसे निकाल के देख सकते हैं भैया, ये 31.8 ऐसे आप गुना करके निकाला होगा इस टाइप से आपने प्राइमरी में ही। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5.6, ठीक, इतने बार में ये एकदम क्लियर हो जाएगा। अब गुणे 10 के घात, मतलब 10 के घात -12, इसको बाहर निकालेंगे तो वही 10 के घात -6 बचेगा। ठीक, इतना। अब प्रतिरोध है तो ओम, इंटरनल, सॉरी प्रतिरोध नहीं है भैया, ये क्या है? आर का मान निकल रहा है, आर यानी त्रिज्या, तो ये मीटर में आएगा। बट निकालना क्या था भाई? ये तो निकालना है नहीं, निकालना है अपने को व्यास। तो व्यास बराबर क्या होता है? तो व्यास बराबर 2 × r, ठीक, त्रिज्या का दुगना व्यास होता है, तो व्यास यहीं से निकलेगा भाई। तो जो व्यास हो जाएगा यानी d बराबर 2 गुणे ये 5.6 गुणे 10 के घात -6 हो गया, या फिर कह सकते हैं d बराबर 2 छंग 12 की 2, हासिल 1, 2 पंजे 10, 1 11, 11.2 गुणे 10 के घात -6 मीटर। ये इसका इतना डायमीटर आ गया। ठीक है, यानी इतना व्यास आ गया। ठीक, तो है ना मजेदार? इस क्वेश्चन में मजा आया कि नहीं भैया? देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ना, आसान नहीं कह सकते, कठिन भी नहीं कह सकते, बस इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको सोचना है। जैसे यहाँ पे फार्मूला था भाई, हमको आर नहीं पता था, अब आप सोचते हो कि आर कहाँ से निकलेगा, इसीलिए जो फिजिक्स कहते हैं ना, फिजिक्स में बाल में खाल निकाला जाता है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको आप रट्टा मारकर तैयार नहीं कर सकते। केमिस्ट्री में तो रट भी सकते हो आप एक बार, लेकिन फिजिक्स में नहीं रट सकते, क्योंकि फिजिक्स में एक शाखा की तरह चलता है, कब कहां कौन सा फार्मूला लग जाए कोई नहीं जानता। इसीलिए बोलते हैं भाई इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी होगी भैया, और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए एक बार आपने इसको देख लिया अच्छे से, 1-2 बार आप खुद से इसको लगाएंगे तो उसके बाद ये आसान आपको लगेगा खुद ही। क्लियर? चलिए भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लिख दे रहे हैं।
जो इंपॉर्टेंट होता है भी आपको हम बता देते हैं कि हाँ ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांसेस ज्यादा हैं। अब एक चीज देखिएगा, एक आपको फिगर दिख रहा है, कह रहा है कि इसमें इस परिपथ में ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। अब देखिए ऐसे में तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसको फैलाना पड़ेगा, मतलब ये परिपथ थोड़ा उलझा हुआ है, इसको सही से लिखेंगे। तो सही से इसको जब बनाएंगे बच्चों तो याद रखना भाई, इसको अपन जब सही से बनाएंगे, एक मिनट, तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा आपका, पहले समझ लीजिए अच्छे से, ये ठीक, ये इस तरह से बन रहा है। आपको समझ में आया कि नहीं भाई ये कैसे बन रहा है? नहीं पल्ले पड़ रहा है, कोई दिक्कत ना, हम बताते हैं ये कैसे इसे बनेगा। ये जो है बच्चों ये इस तरह से बना हुआ है, ऐसे में आपको नहीं समझेगा, मतलब इसको आप खोल देते हैं, अभी थोड़ा बता देते हैं तो समझ में आएगा। ये जो बना है और इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना कई बार बना है भैया आपका, ये उसमें धारिता वाले में भी आता है इस टाइप का क्वेश्चन, और इस वाले में वैद्युत धारा में तो रेजिस्टेंस के लिए आता ही आता है। ठीक, ये एक्चुअल में है क्या, ये ऐसे ही तो बना है, ये ए है ये बी है। अब आप कहेंगे ऐसे कहां से बना है, तो जरा गौर से देखिएगा बच्चों, ये एक रेजिस्टेंस ऊपर वाला गया है तो यहां पर ये चीज है, ठीक, इसका मान 3 ओम, और इधर से दूसरा वाला सिरा इसका ये है तो ये वाला है, इसका भी 3 ओम, और ये जो बीच वाला है ये इसका मान है भैया, ये बीच वाला 8 ओम है, और ये जो नीचे के है तो इसका भी ये 6 ओम है, और इधर वाले का भी 6 ओम है। ठीक है, मतलब ये इसको अगर आप तोड़ते पूरा फैला देते हो तो ये एक्चुअल में ये जो फिगर बना है ये यही है, और यही सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है कि ये चीज आखिर ऐसे हुआ कैसे। तो यही चीज है बच्चों, ये आपका बीच वाला है, ठीक, ये बीच वाला। अब और एक चीज ध्यान देना, ये फिगर आपको देख करके कुछ लग रहा है भाई, इस फिगर में आपको कुछ समझ में आ रहा है कि मतलब क्या करना होगा कैसे होगा। आपने अगर व्हीट स्टोन सेतु पढ़ा है, और पढ़ा है भाई, ठीक, उसमें पूछने वाली बात नहीं है, व्हीट स्टोन सेतु नहीं देखा है तो देखना पड़ेगा पिछली वीडियो। तो व्हीट स्टोन सेतु में हमने बताया कि व्हीट स्टोन सेतु में जो बीच वाला होता है गैल्वेनोमीटर जिसमें जुड़ा होता है, इसके प्रतिरोध को काउंट नहीं करते हैं, इसमें PQRS के रूप में 4 प्रतिरोध जुड़े होते हैं, और बीच वाले में धारा प्रवाहित ही नहीं होती है। यूं कह लें कि आर वाला जो ये बीच वाला है 8 ओम, इससे मतलब ही नहीं है, अपने को इससे कोई मतलब नहीं, अपने को मतलब इन 4 प्रतिरोधों से है। अगर आप देखेंगे तो इसके साथ ये श्रेणी में जुड़ा है और इसके साथ ये श्रेणी में जुड़ा है, फिर ये मिलकर के समांतर क्रम में। अब आसान होगा भाई, अब आप लिखेंगे तो यहां से लिखेंगे कि 3 ओम तथा 3 ओम श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में है तो इसके लिए आप श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है भाई, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक, प्रतिरोधों का संयोजन। धारिता की बात नहीं कर रहे हैं भाई यहाँ पर, तो R बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 3, तो R बराबर कितना 6। इसी तरह से फिर से हम लिखेंगे, इसी तरह से हम फिर से लिखेंगे कि जो 6 ओम है नीचे वाला 6 ओम तथा 6 ओम ये भी तो श्रेणी में है, ये भी श्रेणी क्रम में है भैया, ठीक है, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों श्रेणी क्रम में है। तो इसके लिए आपकी बार R' से लिख देते हैं, इसमें भी वही चीज, तो श्रेणी क्रम में ये भी है तो इसको भी 6 + 6, तो R' बराबर ये 12 हो गया। अब थोड़ा समझिए, पर उसमें संधारित में अच्छे से समझाया था भैया इस बात को। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, ये मिलकर के एक बन गया, मतलब ये दोनों मिलकर, ये आपका बिंदु A है और इधर बिंदु B है। अब ये एक बन गया, इधर भी एक बन गया, इस वाले का मान 6 आ गया, इस वाले का मान 12 आ गया। मतलब यही हम समझाना चाहते हैं। बीच वाले से तो हमने बताया नहीं, मतलब इस तरह का जब भी फिगर दिखाई पड़े ये व्हीट स्टोन सेतु पर आधारित होता है। व्हीट स्टोन सेतु में बीच वाले को काउंट नहीं करते हैं, इतना याद रखना, ठीक। तो इस तरह से बन जाएगा, क्योंकि इसका तो 6 आ गया, दोनों को मिला दिया हमने, इस वाले को भी 6 6 12 कर दिया। अब देख सकते हैं ये दोनों 6 और 12 किस क्रम में है, समांतर क्रम में है भैया, ठीक है।
तो अब आराम से आप निकाल सकते हो, 1 मिनट। अब आराम से आप इसको निकाल सकते हो। तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे? अब लिखोगे कि 6 ओम तथा 12 ओम, 6 ओम तथा 12 ओम। अब ये दोनों समांतर क्रम में है। क्यों था, कैसे था, तो नीचे बता दिया है आपको। तो ये समांतर क्रम के लिए होता है 1/r बराबर 1/r1 होता है प्लस 1/r2 होता है। बट यहाँ पे 1/, हम इसको r ही माने हैं, दूसरे वाले को r डैश माने हैं। ठीक है, तो 1/r बराबर ये कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, दूसरा वाला 1/12। या फिर कह सकते हैं 1/r बराबर, भाई एलसीएम कितना, 12, 6 दूना 12, 12 एकम 12 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/r बराबर, तो भाई 2 1 3 बटे कितना आ गया 12। यूं कह सकते हैं r बराबर जब करेंगे तो ये उलट जाएगा 12/3, 3 चौके 12, तो r बराबर कितना आया 4 ओम। ठीक, r बराबर कितना आ गया, तो 4 ओम आ गया। तो इस तरीके से आप बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक, समझ में आया भैया? तो ये वाला और भी ज्यादा दमदार क्वेश्चन था, मजेदार था। ठीक, आपको परेशान करने के लिए इस टाइप का देगा, इतना याद रखना। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो हो गया मेरे प्यारे रसगुल्लों, आज के इस वीडियो में इतना ही। एक और पार्ट के माध्यम से जो क्वेश्चन आपकर बनते हैं किरचॉफ का नियम, तो किरचॉफ के नियम पर लेंदी 5 नंबर वाले क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम भाई नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में मजा आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा।